अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 16 का ये लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ बोन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अगर लर्निंग आउटकम्स को देखें तो हमने बोन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के बाद इसको कार्टिलेज के साथ कंपेयर करना है और बोन्स के जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट, इनके फंक्शंस को भी एक्सप्लेन करना है। तो ये दोनों लर्निंग आउटकम्स हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे और लेक्चर का आगाज फिर हम कुछ इंट्रोडक्टरी बातों से करते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है ये एक ढांचे यानी स्केलेटन से बना है और ये स्केलेटन बॉडी के अंदर मौजूद है, लिहाजा इसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। ये एंडोस्केलेटन या ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बोन्स और कार्टिलेज से बना है। मेनली हमारा जो स्केलेटन है वो बोन्स से मिलकर बना है और इसमें कहीं कहीं हमें कार्टिलेज देखने को मिलता है। हम कहते हैं कि जो स्केलेटन है उसके अंदर कार्टिलेज जो है वो स्पोर्टिव रोल प्ले कर रहा है, यानी कार्टिलेज जो है वो असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है बोन्स को उनकी फंक्शनिंग के अंदर। स्केलेटन कोई सा भी हो इंक्लूडिंग ह्यूमन स्केलेटन, इसके बहुत सारे फंक्शंस में जो 3 इम्पॉर्टेंट बेसिक फंक्शंस होते हैं, उन 3 इम्पॉर्टेंट बेसिक फंक्शंस में एक ये है कि स्केलेटन जो बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे ताकि वो टिश्यूज, वो ऑर्गन्स, उनको जो लोकेशन होनी चाहिए उनको वो लोकेशन, उनको वो पोजीशन मिल सके। फिर जो हमारी स्केलेटन है इसके साथ मसल्स अटैच्ड हैं जिनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं और स्केलेटल मसल्स के एक्शन की वजह से जॉइंट्स के ऊपर स्टूडेंट्स कुछ मूवमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो उन्हीं मूवमेंट्स के नतीजे में हम भी फिर अपनी मूवमेंट शो करते हैं एज ए ऑर्गेनिज्म, यानी जब हमारे मसल्स एक्ट करेंगे, जॉइंट्स मूव करेंगे तो एज ए ऑर्गेनिज्म हम मूव करेंगे। तो जो स्केलेटन है वो मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, यानी मसल्स, स्केलेटल मसल्स, अगर स्केलेटन नहीं होगा तो अटैच किसके साथ होंगे? तो जो स्केलेटन है वो प्रोवाइड कर रहा है पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट फॉर स्केलेटल मसल्स, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल्स अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर बोन्स को मूव करके डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स लाते हैं और एज ए ऑर्गेनिज्म हम उन मूवमेंट्स को पोजेस करते हैं या शो करते हैं। तीसरा जो जनरल फंक्शन हो सकता है स्केलेटन का वो प्रोटेक्शन का है कि जो बोन्स हैं या स्केलेटन है वो इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करें। लाइक हमारी जो स्कल है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, हमारा जो रिब केज है वो रिब केज के नीचे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं लाइक हार्ट है, लंग्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है रिब केज। ऐसी और एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये तीसरा जनरल फंक्शन, ये बेसिक फंक्शन है स्केलेटन का। जो बोन्स हैं और कार्टिलेज है इनके स्ट्रक्चरल फीचर्स, इनकी फंक्शनिंग, इनकी वर्किंग, इनकी टाइप्स और इनके जो डिसऑर्डर्स हैं, जो डिजीजेस हैं, उनकी स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं स्टूडेंट्स, उस ब्रांच को ऑस्टियोलॉजी का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी बातें। अब हम अपने पहले जो हिस्सा है, जो हेडिंग है, उसकी तरफ आते हैं और स्ट्रक्चर से पहले हम बोन्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं ताकि स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम बेहतर तौर पे अपना कंसेप्ट जो है वो बना सकें। बोन्स कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है, ये रिजिड और सॉलिड या आप कह लो कि हार्ड फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बोन है वो बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, ये हार्ड और रिजिड फॉर्म ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज़ बोन। दिलचस्प बात यह है कि बोन मुकम्मल तौर पे कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। बोन तकरीबन 1/3 जो है बोन का हिस्सा कनेक्टिव टिश्यू है और बाकी जो पार्ट्स हैं उसमें कुछ और मटेरियल्स हैं जो साथ कनेक्टिव टिश्यू के शामिल हैं। बोन के साथ कुछ और मटेरियल्स भी शामिल होते हैं जो कि बोन के स्ट्रक्चर और बोन की फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ी देर में हम उन जो बाकी मटेरियल्स हैं उनका भी जिक्र करेंगे। तो बोन एक हार्ड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है जो ह्यूमंस की तरह बाकी जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी भी एंडोस्केलेटन फॉर्म करता है। अब स्टूडेंट्स बोन जो है एक लिविंग स्ट्रक्चर है। लिविंग स्ट्रक्चर होने का मतलब है कि जो बोन के सेल्स हैं वो जो कंटेंट है यानी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्वायर करते हैं, ऑक्सीजन हासिल करते हैं, डिफरेंट तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं बोन के सेल्स, तो उसका मतलब है कि बोन लिविंग स्ट्रक्चर है।
एक और मिसाल से आप देख सकते हो कि समटाइम्स फ्रैक्चर हो जाता है, बोन्स टूट भी जाती हैं, तो वो जो फ्रैक्चर्ड या ब्रोकन बोन्स हैं वो अपने आप को हील कर लेती हैं। और बोन्स का अपने आप को हील करने का मतलब है, ये अलामत है, निशानी है कि बोन्स जो हैं वो लिविंग स्ट्रक्चर हार्ड है, और हार्ड होने से बोन्स जो हैं वो कंप्रेशन को रेजिस्ट करती हैं। कंप्रेस करना, दबाना यानी प्रेशर अप्लाई करना, तो जो बोन्स हैं वो इनकम्प्रेसिबल हैं हार्ड होने की वजह से। स्ट्रॉन्ग है तो बैंडिंग को भी रेजिस्ट करती है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बोन्स की बैंडिंग नहीं होती है। और बोन्स का स्ट्रक्चर ख़ास तौर पे कंप्रेशन को काउंटर करने के लिए है, यानी बोन्स जो इस तरह से डिज़ाइन है, उनको इस तरह से हार्ड बनाया गया है कि प्रेशर के इफ़ेक्ट को रेजिस्ट कर सकें, कंप्रेशन को रेजिस्ट कर सकें, यानी बोन्स जो हैं ये इनकम्प्रेसिबल हैं, रिजिड हैं, हार्ड हैं। जैसे ऊपर हम फंक्शंस की बात कर रहे थे, तो जो जनरल फंक्शंस आपने स्केलेटन के साथ एसोसिएट किए हैं वही आप बोन्स के साथ एसोसिएट कर सकते हो, क्योंकि हमारा स्केलेटन बोन ही से तो बना हुआ है। तो बोन्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारी बॉडी की सारी बोन्स नहीं, लेकिन कुछ बोन्स के अंदर ब्लड सेल्स सिंथेसाइज होते हैं, ब्लड सिंथेसिस होता है, और ये हमारी जो बोन्स हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि ऊपर हमने देखा कि बोन जो है उसमें बोनी टिश्यू के साथ साथ, बोन का टिश्यू होने के साथ साथ कुछ और मटेरियल्स भी एसोसिएटेड हैं। वैरायटी ऑफ अदर टिश्यूज़ जो हैं वो भी बोन टिश्यू के साथ एसोसिएटेड हैं। एक लिस्ट हम बनाएं तो बोन के अंदर डेफिनेटली बोन टिश्यू तो मौजूद होगा, इसके अलावा बोन के साथ आपको एसोसिएटेड कार्टिलेज भी देखने को मिलेगा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी देखने को मिलेगा, ब्लड वेसल्स, नर्व टिश्यू, लिम्फेटिक वेसल्स, इसके अलावा बोन के स्ट्रक्चर में आपको प्रोटीन के फाइबर्स भी मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी हैं, मिनरल्स हैं लाइक कैल्शियम फास्फेट वगैरह। तो बोन के अंदर बोन टिश्यू के अलावा और भी मटेरियल्स हैं जो बोन के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी बोन्स की पहली हेडिंग में। इसके बाद अब हम मेजर पार्ट की तरफ आते हैं, लर्निंग आउटकम की तरफ आते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बोन को सीखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बोन में पहले स्टूडेंट्स हमने बोन के दो पार्ट्स को मार्क करना है। जो बोन्स हैं स्टूडेंट्स, उनके जो एंड्स हैं, या आप कह लो कि बोन्स के टर्मिनल पार्ट्स या बोन के एंड्स, ये आमतौर पे चौड़े यानी ब्रॉड होते हैं, और इनको हम एपीफाइसिस का नाम देते हैं। दो एपीफाइसिस के दरमियान में जो मिडल लॉन्ग पार्ट है उसको डायाफाइसिस या शाफ्ट का नाम दिया जाता है। डायग्राम में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बोन है, उसका एक ये ब्रॉड एंड है, दूसरा ये ब्रॉड एंड है। दोनों ब्रॉड एंड्स को एपीफाइसिस का नाम दिया जाता है। दोनों एपीफाइसिस में मज़ीद आप फ़र्क कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये ऊपर वाला जॉइंट जो है, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस जॉइंट है, तो फिर इस जॉइंट के करीब जो एपीफाइसिस है उसको प्रोक्सिमल एपीफाइसिस कहेंगे, और इस रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस जॉइंट से दूर जो एपीफाइसिस है उसको डिस्टल एपीफाइसिस कहेंगे। दोनों एपीफाइसिस के दरमियान में लॉन्ग जो पोर्शन है वो डायाफाइसिस कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब हम बोन्स के जो बोन का जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट पार्ट्स को देखें तो हमारी जो तरतीब होगी वो बाहर से अंदर की तरफ होगी। यानी हम सबसे पहले बोन के स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट पार्ट का जिक्र करेंगे, फिर इनर पार्ट का, फिर फर्दर इनर पार्ट का, यूं बाहर से अंदर की तरफ हम बोन के डिफरेंट पार्ट्स को, स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है, पार्ट है बोन का, वो पेरिओस्टियम कहलाता है। ये स्टूडेंट्स कवरिंग है बोन की सबसे बाहर वाली, और ये कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। इसकी दो लेयर्स होती हैं, और इसका चूँकि इसकी लोकेशन आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर की तरफ है, तो जितने भी स्ट्रक्चर्स बाहर की तरफ होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आमतौर पर प्रोटेक्शन का रोल प्ले करते हैं। तो पेरिओस्टियम जो है ये भी चूँकि आउटर कवरिंग है, तो ये प्रोटेक्शन का रोल परफॉर्म करते हैं। अब पेरिओस्टियम के नीचे हमें बोन का एक हार्ड पार्ट देखने को मिलता है, एक कम्पैक्ट पार्ट देखने को मिलता है, जिसको हम कम्पैक्ट बोन का नाम देते हैं। ये हार्ड पार्ट है, पेरिओस्टियम के नीचे है। ये पेरिओस्टियम के तो नीचे है,
लेकिन बाकी जो बोन के स्ट्रक्चर्स हैं उनसे बाहर है, क्योंकि सबसे बाहर तो पेरियोस्टियम, उसके नीचे जितना भी पार्ट है ये सारे का सारा पार्ट जो है वो कम्पैक्ट बोन। तो कम्पैक्ट बोन जो है वो इनर पार्ट्स के मुकाबले में तो बाहर की तरफ है ना, लिहाजा इसको पेरिफेरल पार्ट हम कह सकते हैं। तो कम्पैक्ट बोन पेरिफेरल पार्ट है, बाहर की तरफ है, पेरियोस्टियम के नीचे है, हार्ड है, रिजिड है, तभी इसको कम्पैक्ट बोन कहते हैं। हम कम्पैक्ट बोन को इसी लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। देन कम्पैक्ट बोन के नीचे एक और हमें कवरिंग देखने को मिलती है, इसको एंडोओस्टियम कहते हैं, ये इनर कवरिंग है। अब पेरियोस्टियम और एंडोओस्टियम को कंपेयर करें तो जो एंडोओस्टियम है ये सिंगल लेयर्ड है, यानी एक लेयर से मिलकर बनी हुई ये कवरिंग है, जबकि पेरियोस्टियम जो है वो 2 लेयर्ड कवरिंग थी। तो ये फ़र्क याद रखिएगा, पेरियोस्टियम 2 लेयर्ड और जो इनर कवरिंग है एंडोओस्टियम वो सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और ये कम्पैक्ट बोन के नीचे मौजूद है। अब जो एंडोओस्टियम है ना स्टूडेंट्स, एंडोओस्टियम के नीचे एक चैनल है, एक कैविटी है, एक स्पेस है। तो हम कहते हैं कि ये जो एंडोओस्टियम है ये उस कैविटी को, उस स्पेस को, उस कैनाल को कवर कर रही है, उसकी कवरिंग बना रही है। तो आप एंडोओस्टियम को यूँ भी कह सकते हैं कि ये कवरिंग ऑफ द सेंट्रल कैनाल है या सेंट्रल कैविटी है। इसको सादा अंदाज में हम देखें तो यहाँ पे एक सिंपल सी कैनाल हम बना सकते हैं, एक नाली सी, एक ट्यूब सी। तो ये कैनाल आ गई। अब इस कैनाल के ऊपर हमने क्या बनानी है, इसकी कवरिंग। तो उसको मैं यहाँ पे करली लाइंस कुछ बना देता हूँ। तो ये जो करली पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंडोओस्टियम को, जो कि कवरिंग है इस कैनाल की, इस कैविटी की। अब इस कैविटी या कैनाल जो सेंट्रल कैनाल है इसके ऊपर एंडोओस्टियम आ गई, और मज़ीद बाहर की तरफ जाएं तो अभी हमने देखा कि इस एंडोओस्टियम के बाहर जो है एक हार्ड पार्ट मौजूद है, कम्पैक्ट बोन। तो ये सारा रीजन जो है वो कम्पैक्ट बोन का, और कम्पैक्ट बोन के ऊपर हमने कहा था कि एक कवरिंग मौजूद है वो पेरियोस्टियम है। तो पेरियोस्टियम के नीचे कम्पैक्ट बोन, कम्पैक्ट बोन के नीचे एंडोओस्टियम, एंडोओस्टियम के नीचे एक कैविटी मौजूद है, एक सेंट्रल चैनल या कैनाल मौजूद है। तो अब सेंट्रल कैनाल का जिक्र करते हैं। सेंट्रल कैनाल को मेडुलरी कैनाल भी कहते हैं, और इस मेडुलरी कैनाल में, सेंट्रल कैनाल में एक बोन मैरो मौजूद है जो येलो कलर का है। और येलो कलर का ये बोन मैरो इसलिए है कि इसमें ख़ास तरह की फैट्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इस बोन मैरो की अपीयरेंस जो है वो येलोइश है। तो हम कहते हैं कि ये जो येलो बोन मैरो है ये फैटी येलो बोन मैरो है। तो ये जितना भी पार्ट है सेंट्रल कैनाल का या मेडुलरी कैनाल का, इसके अंदर वो येलो बोन मैरो मौजूद होता है। और यहाँ पे जो एंड्स हैं बोन के एंड के ऊपर, यानी एपीफाइसिस जो है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट स्पॉन्जी बोन देखने को मिलती है। और स्पॉन्जी बोन में स्पेसेस हैं, गैप्स हैं, जहाँ पे हमें रेड बोन मैरो देखने को मिलता है। तो जो एपीफाइसिस वाला पार्ट है, तकरीबन डायाफाइसिस पे तो वो सेंट्रल कैनाल मौजूद है, सेंट्रल कैनाल यानी मेडुलरी कैनाल, और उसके अंदर येलो बोन मैरो। और जो एंड पॉइंट्स हैं एपीफाइसिस है, यहाँ पे स्पॉन्जी बोन हमें देखने को मिलती है। और ये जो स्पॉन्जी बोन है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जैसे मैंने कहा स्पेसेस हैं, ये पोरस है, सॉफ्ट है, इसमें स्पेसेस हैं, और उन स्पेसेस के अंदर हमें रेड बोन मैरो देखने को मिलता है। और ज़्यादातर जो स्पॉन्जी बोन है ये एपीफाइसिस वाला जो रीजन है, यानी जो एंड पॉइंट्स हैं बोन्स के, वहाँ पे हमें ये स्पॉन्जी बोन देखने को यूजली मिलती है। बोन के बाहर से अंदर की तरफ ये जितने भी स्ट्रक्चर्स स्टूडेंट्स हमने देखे हैं, जिनसे मतलब बात की है, अब इनको डायग्राम में जाकर लोकेट करते हैं ताकि कंसेप्ट जो है वो बेहतर तौर पर डेवलप हो सके। यहाँ पे आप देखो एक बोन का स्ट्रक्चर, इसमें सबसे बाहर वाली कवरिंग पेरियोस्टियम, ये नंबर 1 हो गया सबसे बाहर वाला पार्ट। देन इसके नीचे आपको हार्ड बोन देखने को मिलेगी विच इज़ कम्पैक्ट बोन, इसको हम नंबर 2 दे सकते हैं। और कम्पैक्ट बोन के नीचे आपको एक और लाइनिंग या कवरिंग देखने को मिलती है जो कि इनर पार्ट्स को कवर किए हुए है, ये सेंट्रल कैविटी को कवर किए हुए है। ये जो पार्ट है, ये जो कवरिंग है, ये एंडोओस्टियम है, और इसको हम नंबर 3 देंगे तरतीब में,
एंडोओस्टियम ने कवर कर रखा है सेंट्रल कैनाल को, सेंट्रल कैविटी को। इस सेंट्रल कैनाल में, कैविटी में, सेंट्रल चैनल में बोन मैरो मौजूद है जो येलो कलर का है। तो येलो बोन मैरो ये नंबर 4 पे पार्ट आ गया बाहर से अंदर की तरफ स्टूडेंट्स। एंड देन हम देखें जो एपीफाइसिस है, जो एंड है बोन का, वहाँ पे हमें स्पॉन्जी बोन देखने को मिल रही है। स्पॉन्जी बोन के अंदर स्पेसेस होती हैं और उन स्पेसेस के अंदर रेड बोन मैरो यूजली मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ हमने कुछ स्ट्रक्चर्स को मार्क कर लिया। और कुछ स्ट्रक्चर्स को देखें तो अंदर की तरफ हमें ब्लड वेसल्स भी देखने को मिलती हैं, आर्टरीज, वेन्स और लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह। जो नर्वस सिस्टम है उसकी नर्व्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आप देखो तो जो स्पॉन्जी बोन है उसको जूम किया गया और यहाँ उसका पार्ट जो है शो किया गया। उसके पार्ट्स में स्ट्रक्चर्स हैं जिनको ट्रैबीक्यूली का नाम देते हैं। एक हो तो ट्रैबीक्यूला। तो अभी चूंकि हम स्पॉन्जी बोन को नहीं पढ़ रहे, थोड़ी देर में हम कम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन को देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल से देखेंगे कि ये ट्रैबीक्यूली क्या चीज़ है। अभी एक और डायग्राम आपको दिखाता हूँ, इसमें मज़ीद चीज़ें बेहतर तौर पे आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे आप अगेन सबसे बाहर वाली जो लेयर है पेरियोस्टियम, वो आप देख सकते हो। पेरियोस्टियम के नीचे अब आपको कुछ इस डायग्राम में फाइबर्स भी प्रोटीन के बने हुए नज़र आ रहे हैं, परफोरेटिंग फाइबर्स। और एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो हार्ड बोन का, कम्पैक्ट बोन का आपको यहाँ पे देखने को नज़र आ रहा है। इस कम्पैक्ट बोन के नीचे आप देखो तो एक लाइनिंग मौजूद है, एक कवरिंग जो है मौजूद है। इस लाइनिंग को, इस कवरिंग को स्टूडेंट्स हम एंडोओस्टियम का नाम देते हैं। एंडोओस्टियम चूँकि जो सेंट्रल कैविटी है, सेंट्रल कैनाल है, उसको कवर किए हुए हैं। तो वो जो सेंट्रल कैनाल है, कैविटी है, उसके अंदर बोन मैरो मौजूद है येलो कलर का, तो इसको येलो बोन मैरो हम कहेंगे। तो कम्पैक्ट बोन के नीचे एंडोओस्टियम, एंडोओस्टियम के नीचे और सेंट्रल कैनाल, और उस सेंट्रल कैनाल के अंदर येलो बोन मैरो। तो जितने भी ये स्ट्रक्चर्स थे इनको हमने डायग्राम के अंदर जो है वो लोकेट कर लिया, इनको देख लिया, समझ लिया। अब हमने इन तमाम कंपोनेंट्स में से दो कंपोनेंट्स को डिटेल से सीखना है, एक कम्पैक्ट बोन और दूसरा स्पॉन्जी बोन। तो चलें कम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन को तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहले कम्पैक्ट बोन। स्टूडेंट्स कम्पैक्ट बोन का अभी ऊपर हमने जिक्र किया, ये हार्ड बोन है और इस कम्पैक्ट बोन को कॉर्टिकल बोन भी कहते हैं। ये हार्ड है, वाइट है, और जितनी भी इंसानों में यानी ह्यूमंस में बोन्स हैं, तमाम बोन्स के अंदर ये कम्पैक्ट पोर्शन मौजूद है। बाहर पेरियोस्टियम और उसके नीचे आपको तमाम बोन्स के अंदर कम्पैक्ट बोन देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हो कि हमारी जितनी भी बोन्स हैं सब के अंदर ये पार्ट मौजूद होता है, हार्ड पार्ट, जिसको कम्पैक्ट बोन का नाम दिया जाता है। कम्पैक्ट बोन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कम्पैक्ट बोन के जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनको ओस्टियोन्स का नाम दिया जाता है। एक और मशहूर नाम इनका हैवर्शन सिस्टम्स हैं। हैवर्शन सिस्टम्स या ओस्टियोन्स, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना और याद रखना है। कम्पैक्ट बोन के जो यूनिट्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो ओस्टियोन्स या हैवर्शन सिस्टम्स कहलाते हैं। इन ओस्टियोन्स या हैवर्शन सिस्टम में क्या है, ये क्या चीज़ है, इसमें हम देखें तो जो सेल्स हैं बोन के, ओस्टियोसाइट्स, वो ओस्टियोसाइट्स सर्कुलर लेयर्स बनाते हैं। उन सर्कुलर लेयर्स को हम लैमिला का नाम देते हैं। एक हो तो लैमिला, ज़्यादा हो तो लैमिली। तो कोसेंट्रिक लेयर्स ओस्टियोन्स में हमें नज़र आती हैं। यूँ समझ लो कि हर ओस्टियोन जो है, ओस्टियोन में मज़ीद दो पार्ट्स हैं, ओस्टियोन के मज़ीद दो कंपोनेंट्स हैं। एक लैमिली, लैमिली क्या है, कोसेंट्रिक लेयर्स। कोसेंट्रिक लेयर्स का अगर आपको बताऊं तो ये सर्कुलर लेयर्स हैं जिनका सेंटर जो है वो कॉमन होता है। को मीन साझा, एक साथ, कॉमन एक जैसे, एक साथ होना, जैसे को एजुकेशन है, मेल्स और फीमेल स्टूडेंट्स एक साथ होते हैं, तो को मीन्स टुगेदर, एक साथ, ये कॉमन। और सेंट्रिक सेंटर्स है, तो ऐसी लेयर्स जिनका कॉमन सेंटर हो, ये सर्कुलर लेयर्स हैं। एक बनाई, फिर उसके बाद एक और सर्कुलर लेयर, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ सर्कुलर लेयर्स आप बना सकते हैं। तो ये जो सर्कुलर लेयर्स हैं स्टूडेंट्स, इन तमाम सर्कुलर लेयर्स का जो सेंटर अगर हम मार्क करें तो एक ही सेंटर बनेगा। वो चूँकि इन तमाम सर्कुलर लेयर्स का एक सेंटर बन रहा है, लिहाजा ये कोसेंट्रिक लेयर्स हैं।
इनको लैमिली या सिंगुलर हो तो लैमिला का नाम दिया जाता है। ये एक कंपोनेंट हो गया, पार्ट हो गया। ये एस्टियोन का एक हिस्सा हो गया क्या, ये जो लैमिली हैं, कोसेंट्रिक लेयर्स हैं। दूसरा हिस्सा कौन सा होता है, जहाँ पे इनका सेंटर बनता है ना, इन लेयर्स का, लैमिली का, उस सेंटर पे एक कैनाल है, एक नाली है, एक ट्यूब है, एक रास्ता है। क्योंकि नाली की तरह का एक वो रास्ता है, ट्यूब की तरह का एक रास्ता है, तो उसको, और सेंटर पे है, तो उसको हम नाम देते हैं सेंट्रल कैनाल का। सेंट्रल कैनाल को हवर्शन कैनाल भी कहते हैं। इसी सेंट्रल कैनाल में, इसी हवर्शन कैनाल के अंदर डिफरेंट तरह की वेसल्स लाइक ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स मूव करती हैं, और नर्व्स जो हैं वो भी इसी सेंट्रल कैनाल या हवर्शन कैनाल के अंदर मौजूद होती हैं। एक और तरीके से इसको ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम उस सेंट्रल कैनाल को, जो कि जिसको हवर्शन कैनाल भी कहते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये सेंट्रल पार्ट पे आ गया। इसके बाहर हमने वो जो कोसेंट्रिक लेयर्स हैं, वो कुछ कोसेंट्रिक लेयर्स बनानी है, तो यहाँ पे सराउंडिंग पे आप वो कोसेंट्रिक लेयर्स जो है वो बना सकते हैं। अब इन कोसेंट्रिक लेयर्स का जो सेंटर है, उस सेंटर पे ये ट्यूब, ये नाली मौजूद है, जिसको सेंट्रल कैनाल कह रहे हैं। और इसी सेंट्रल कैनाल में जो ब्लड वेसल्स हैं वो रन कर रही हैं। इसी सेंट्रल कैनाल में लिम्फेटिक वेसल्स हैं। इसी सेंट्रल कैनाल के अंदर आपको जो नर्व्स हैं वो देखने को मिलती हैं। ये एक स्टूडेंट्स ओस्टियोन है, जिसके दो कंपोनेंट्स हो गए, एक लैमिली जो कि कोसेंट्रिक लेयर्स, और दूसरा इसके सेंटर में एक सेंट्रल कैनाल, हवर्शन कैनाल, जिसके अंदर के ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स जो है वो मौजूद होती है। अभी जितना हमने जिक्र किया ना ओस्टियोन का, और इसके दो कंपोनेंट्स लैमिली और सेंट्रल कैनाल, इसको डायग्राम में मार्क कर लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं, ताकि इसका कंसेप्ट जो है वो पक्का हो जाए। तो एक और डायग्राम में जाते हैं स्टूडेंट्स, और इस डायग्राम में हम अगेन बोन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप पेरियोस्टियम को देखें। हमने कहा ये डबल लेयर कवरिंग है, इसकी आउटर लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर फाइब्रस है, इनर लेयर ऑस्टियोजेनिक है। ये याद रखना ज़रूरी नहीं है, इतना काफ़ी है कि पेरियोस्टियम जो है वो 2 लेयर्ड है। तो पेरियोस्टियम की ये 2 लेयर्स हो गई। उसके नीचे स्टूडेंट्स आपको कम्पैक्ट बोन का रीजन देखने को मिल रहा है। तो ये सारे का सारा जो पार्ट है, जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये सारे का सारा स्टूडेंट्स, ये रीजन जो है ये कम्पैक्ट बोन का रीजन है। यहाँ पे भी आपको ये लेबल फॉर्म में नज़र आ रहा है। कम्पैक्ट बोन के नीचे फिर यहाँ पे स्पॉन्जी बोन को शो किया गया है, ताकि एक ही फिगर में, एक ही डायग्राम में दोनों का कंपैरिजन हो सके। अभी के लिए हम फोकस करेंगे कम्पैक्ट बोन पे, और कम्पैक्ट बोन में हम फोकस करेंगे ओस्टियोन को। यहाँ बहुत सारी सर्कुलर लेयर्स आपको देखने को मिल रही हैं, सर्कुलर लेयर्स। ये पूरे कम्पैक्ट बोन में ये सर्कुलर लेयर्स, कोसेंट्रिक लेयर्स हैं, ये सारी लैमिली हैं, और जो ओस्टियोन्स बना रही हैं, हवर्शन सिस्टम बना रही हैं। हमने एक ओस्टियोन को फोकस करना है, तो एक ओस्टियोन यहाँ पे लेबल कर रखा है। इस एक ओस्टियोन को यहाँ पे देखें तो ब्लैक लाइन लगा के इस एक ओस्टियोन वाला जो रीजन है इसको मार्क किया गया। इसमें ये एक कोसेंट्रिक लेयर, ये दूसरी कोसेंट्रिक लेयर, फिर नंबर 3, नंबर 4, 4 कोसेंट्रिक लेयर्स या लैमिला हैं, जिनको लेके एक ओस्टियोन बन रहा है। और इनके सेंटर पे आप यहाँ पे देख सकते हो एक कैविटी है, सेंट्रल कैनाल है, जिससे कि वेसल्स ऊपर को निकलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। इसमें डिफरेंट तरह की वेसल्स हैं, यानी इसमें लिम्फेटिक वेसल है, ब्लड वेसल्स हैं, इसमें नर्व्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम की वो मौजूद हैं। ये एक ओस्टियोन, उसके 2 हिस्से, जो सर्कुलर या कोसेंट्रिक लेयर्स वो लैमिली, और सेंटर पे मौजूद एक चैनल, एक ट्यूब, जिसको कि हम हवर्शन कैनाल या सेंट्रल कैनाल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ और बातें इसी डायग्राम की मदद से हम ऐड कर लेते हैं। अगर आप गौर करें तो एक जो ओस्टियोन है उसकी सेंट्रल कैनाल और दूसरे ओस्टियोन की सेंट्रल कैनाल आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये एक ओस्टियोन की सेंट्रल कैनाल मार्क कर ली, ये एक और ओस्टियोन है उसकी सेंट्रल कैनाल मार्क कर ली। तो यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स के ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। यहाँ एक और रास्ता है, एक चैनल है, एक पाथ है, एक नाली है, एक ट्यूब है, जो नाम चाहो इस्तेमाल कर लो। और ये जो ट्यूब है, ये नाली है, ये चैनल है। तो सेंट्रल कैनाल्स जो हैं, 2 ओस्टियोन्स, वो इस कैविटी से इंटरकनेक्टेड हैं। फिर आप इसको यूँ भी कह सकते हो
कि सेंट्रल कैनाल में जो वेसल्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। इस ये जो दरमियान में चैनल है, रास्ता है, इसमें भी तो वेसल्स आपको नज़र आ रही हैं। तो इस चैनल में जो वेसल्स हैं वो सेंट्रल कैनाल की वेसल्स को कनेक्ट कर रही हैं। तो इसको हम नाम देते हैं, ये जो दरमियान में एक चैनल है, रास्ता है जो दो सेंट्रल कैविटीज़ को कनेक्ट किए हुए है, इसको परफोरेटिंग कैनाल का नाम देते हैं। परफोरेटिंग कैनाल को वोल्कमैन्स कैनाल भी कहते हैं, थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये परफोरेटिंग कैनाल है। तो मुख्तलिफ जगह पे आपको ये परफोरेटिंग कैनाल्स नज़र आएंगे। इधर भी देखें, यहाँ पे आपको परफोरेटिंग कैनाल्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। देन इस तरफ आप देखो परफोरेटिंग कैनाल्स को, जहाँ इसको लेबल किया गया है, तो आपको एक और कंसेप्ट सीखने को मिलेगा कि ये बाहर वाला पार्ट है, पेरियोस्टियम की तरफ वाला पार्ट, पेरियोस्टियम से यानी बाहर वाला जो रीजन है बोन का, वहाँ से ब्लड सप्लाई आ रही है, ब्लड वेसल्स आ रही हैं। ये ब्लड वेसल्स इंटर हुई हैं पहले परफोरेटिंग कैनाल में, परफोरेटिंग कैनाल से ये परफोरेटिंग कैनाल उन वेसल्स को अल्टीमेटली पहुंचा रही है एक सेंट्रल कैनाल पे। सेंट्रल कैनाल से फिर आपको आगे एक परफोरेटिंग कैनाल देखने को मिलती है जिसमें वेसल्स मूव कर रही हैं और एक और सेंट्रल कैनाल के अंदर मौजूद वेसल्स के साथ इंटरकनेक्ट हो रही है। तो दूसरे लफ्ज़ों में परफोरेटिंग कैनाल ये जो है एक ऐसा सिस्टम बनाती है, एक ऐसा रास्ता बना रही है जिससे कि ब्लड वेसल्स बाहर से अंदर की तरफ आ सकें। बोन में बाहर से अंदर की तरफ वेसल्स को इंटर होना है, तो परफोरेटिंग कैनाल से सेंट्रल कैनाल, फिर परफोरेटिंग कैनाल, फिर सेंट्रल कैनाल। तो इस तरह बोन के अंदर जो एक वेसल्स का एक नेटवर्क है वो पॉसिबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज परफोरेटिंग कैनाल्स, जिनको वोल्कमैन्स कैनाल भी कहते हैं। लगे हाथों, इसी डायग्राम में मैं एक और कंसेप्ट भी बताना चाहता हूँ, फिर नोट्स में भी उसको देखेंगे। अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें तो जो कोसेंट्रिक लेयर्स हैं लैमेली, वहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ धब्बे से ब्राउन से नज़र आ रहे हैं। इस डायग्राम में इतने वाज़ेह नहीं है, मैं आपको एक अलग डायग्राम भी दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं कुछ जगहों पे उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये कुछ ब्राउन से रीजन्स हैं, ये वो रीजन्स हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे बोन सेल्स मौजूद हैं, ओस्टियोसाइट्स मौजूद हैं। तो चलें एक ओस्टियोन को अलग से देखते हैं और उसके अंदर ओस्टियोसाइट्स को देखते हैं और ओस्टियोसाइट्स के साथ जुड़ी हुई एक दो और बातों को सीख लेते हैं। तो एक इंडिविजुअल ओस्टियोन को अगर आप देखो स्टूडेंट्स, तो अगेन यहाँ पे आपको कोसेंट्रिक लेयर्स नज़र आ रही हैं। कोसेंट्रिक लेयर्स का जो सेंटर है वहाँ पे आपको टॉप से देखें तो इस तरह ही व्यू नज़र आएगा। सेंट्रल कैनाल है जिसको हवर्शन कैनाल का भी नाम दिया जाता है। देन आप वो जो कोसेंट्रिक लेयर्स हैं उनको भी मार्क कर सकते हैं, लैमेली या बोन लेयर्स। देन स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो वो जो लैमेले हैं उनके दरमियान में, उन लैमेले के ऊपर आपको ओस्टियोसाइट्स नज़र आएंगे। ये जो ब्लैक से आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ऊपर वाली जो डायग्राम थी जिसमें मैंने आपको दिखाया मार्क करके कि ये जो ब्राउन से रीजन्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे ओस्टियोसाइट्स मौजूद हैं। इस इंडिविजुअल डायग्राम में इनको ब्लैक से शो किया गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ओस्टियोसाइट्स ऐसे नहीं है कि सीधे सीधे मौजूद हैं, बल्कि क्या है कि यहाँ स्पेस है, कैविटी है, जगह है, स्पेस छोटी सी, उस कैविटी, उस स्पेस के अंदर ओस्टियोसाइट मौजूद है। ये जो कैविटी है जिसके अंदर एक ओस्टियोसाइट मौजूद है, इस कैविटी को, इस स्पेस को स्टूडेंट्स लैक्यूना बोलते हैं। एक हो तो लैक्यूना, ज़्यादा हो तो लैक्यूनी आप इन्हें कह सकते हैं। आगे ए के बाद ई लगा दें। तो ये जो लैक्यूना है ये स्पेस है, कैविटी है जिसके अंदर ओस्टियोसाइट मौजूद है। एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आप देखो तो ओस्टियोसाइट से कुछ ब्लैक सी लाइंस जो हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं। अगरचे डायग्राम में ये ओस्टियोसाइट से ये ब्लैक लाइंस के तौर पे नज़र आ रही हैं, लेकिन असल के अंदर ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये छोटे छोटे टाइनी माइक्रोस्कोपिक रास्ते हैं, पाथ हैं, कैनाल हैं। तो आप इन्हें टाइनी कैनाल्स कह सकते हो और इनका जो टेक्निकल नेम है वो है स्टूडेंट्स कैनेलिकोलाई। कैनेलिकोलाई ये माइक्रोस्कोपिक चैनल्स हैं, रास्ते हैं। इनकी ज़रूरत क्यों है कैनेलिकोलाई की, टाइनी चैनल्स की? ज़रूरत इसलिए है कि जो सेंट्रल कैनाल है ना बच्चे, इस सेंट्रल कैनाल में ब्लड वेसल्स तो आ रही हैं, लेकिन उन ब्लड वेसल से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ऑक्सीजन है, वो इन ओस्टियोसाइट्स तक कैसे पहुंचेंगे? डिफ्यूजन के
ज़रिए को रास्ता तो होना चाहिए ना, जहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह इन ओस्टियोसाइट्स तक पहुँच सकें। तो ये जो कैनिलिकुलाई हैं, टाइनी कैनाल्स हैं, ओस्टियोसाइट्स के आसपास एक नेटवर्क सा बना हुआ है, जो आपको यहाँ पे ब्लैक लाइन सी तिरछी सी नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी ये कैनिलिकुलाई हैं। ये कैनिलिकुलाई ये माइक्रोस्कोपिक चैनल्स हैं, रास्ते हैं, छोटी छोटी सी नालियाँ हैं जो माइक्रोस्कोप से नज़र आएंगी। इनसे वो जो कंटेंट है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, गैसेस वगैरह, वो डिफ्यूज़ करके ओस्टियोसाइट्स तक पहुंच जाती हैं। और ओस्टियोसाइट ने अगर कोई केमिकल रिलीज़ करके भेजना है, वेस्ट अपना जो है वो ब्लड की तरफ भेजना है, तो वो वेस्ट वगैरह भी इन्हीं माइक्रोस्कोपिक चैनल से, टानी कैनाल से, कैनिलिकुलाई से अल्टीमेटली इन वेसल्स तक पहुंचता है। तो दोनों डायग्राम्स को लेके मैंने आपको रिमेनिंग जो कंटेंट है वो भी बता दिया। अब उसको नोट से देख लेते हैं। अब जैसा कि हमने डायग्राम में देखा कि ये परफोरेटिंग कैनाल क्या एबिलिटी लेके आती है, क्या स्ट्रक्चर फीचर लेके आती है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो बाहर से पेरियोस्टियम से यानी बोन के बाहर वाले हिस्से से, पेरियोस्टियम से एंडोओस्टियम यानी बोन के अंदर वाले हिस्से की तरफ आ सकें। तो उसके लिए कुछ रास्ते होने चाहिए, कुछ चैनल्स होने चाहिए जिनसे वेसल्स गुजरती हुई अल्टीमेटली अंदर की तरफ मूव कर सकें। तो परफोरेटिंग कैनाल्स जो हैं ये ना सिर्फ सेंट्रल कैनाल्स को कनेक्ट करती हैं, बल्कि ये पॉसिबल बनाती हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो बोन के बाहर वाले हिस्से से बोन के अंदर वाले हिस्से में मूव कर सकें, उनको रास्ता मिल सके। तो परफोरेटिंग कैनाल्स वो रास्ता हैं, इनको वोल्कमैन्स कैनाल का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने बात की कि जो ओस्टियोसाइट्स हैं लैमिला में, वो ओस्टियोसाइट्स ओपन नहीं है, ओपनली मौजूद नहीं है, बल्कि स्पेसेस हैं, कैविटीज़ हैं। उन कैविटीज़ को लैक्यूनी या सिंगुलर लैक्यूना बोलते हैं। उन स्पेसेस, उन कैविटीज़ जो स्मॉल कैविटीज़ हैं उनके अंदर ये जो ओस्टियोसाइट्स हैं ये मौजूद हैं। और वो जो लैक्यूना है वो लैमिला के दरमियान में, लैमिला के ऊपर मौजूद हैं, और उन लैक्यूना के अंदर ओस्टियोसाइट्स मौजूद हैं। फिर ये भी देखा कि एक ओस्टियोसाइट से आसपास डिफरेंट तरह के माइक्रोस्कोपिक चैनल्स हैं, रास्ते हैं, उनका बना हुआ एक नेटवर्क है। इन माइक्रोस्कोपिक, इन टाइनी चैनल्स को, रास्तों को कैनिलिकुलाई का नाम दिया जाता है। और ये कैनिलिकुलाई जो माइक्रोस्कोपिक चैनल्स हैं ये पॉसिबल बनाते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है न्यूट्रिएंट्स की, गैसेस वगैरह की, वो ओस्टियोसाइट्स तक पॉसिबल हो सके, और ओस्टियोसाइट्स से जो वेस्ट वगैरह है वो निकल के तो ब्लड वेसल्स तक, ये ब्लड सप्लाई तक पहुंच सके। ये था स्टूडेंट्स कंटेंट कॉम्पैक्ट बोन से रिलेटेड। अब हम मूव करेंगे स्पॉन्जी बोन की तरफ। ये डायग्राम तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। स्पॉन्जी बोन की तरफ आएँ तो नाम से पता चलता है स्पॉन्जी बोन स्टूडेंट्स ये सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, यानी इसमें पोर्स हैं, स्पेसेस हैं। स्पॉन्जी बोन को कैंसलस बोन भी कहते हैं, इसको ट्रेबिकुलर बोन भी कहते हैं। ये पोरस है, सॉफ्ट है, और ये वेस्कुलर है, यानी ब्लड सप्लाई काफ़ी यहाँ पर मौजूद है। और जैसा इंट्रो में हमने देखा कि ज़्यादातर ये जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके एंड पे हमें मिलती है, एपिफाइसिस पे हमें स्पॉन्जी बोन ज़्यादातर देखने को मिलती है। स्पॉन्जी बोन के स्ट्रक्चर को देखें तो स्पॉन्जी बोन में मैट्रिक्स जो है वो स्पाइक्स बनाता है। स्पॉन्जी बोन का जो मैट्रिक्स है या स्पॉन्जी बोन का जो रीजन है वहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो स्पाइक्स की फॉर्म में मौजूद है, और स्पाइक्स का एक नेटवर्क बना है। और स्पाइक्स का ये जो नेटवर्क है ये ट्रेबिकुलाई कहलाता है। एक हो तो ट्रेबिक्यूला और ज़्यादा हो तो ट्रेबिकुलाई। इसी वजह से स्पॉन्जी बोन को ट्रेबिकुलर बोन का नाम भी देते हैं। स्पॉन्जी बोन के जो ओस्टियोसाइट्स हैं ये इर्रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इर्रेगुलरली प्लेस्ड हैं। ये जो ट्रेबिकुला हैं या ट्रेबिकुलाई हैं इनके अंदर लैक्यूना है, कैविटीज़ हैं। उन कैविटीज़ के अंदर जो ओस्टियोसाइट्स हैं स्पॉन्जी बोन के वो मौजूद हैं। इसको डायग्राम में देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्पॉन्जी बोन है उसका एक पार्ट जूम किया गया, और आप देख सकते हो कि वो जो इसका मैट्रिक्स है स्पॉन्जी बोन का वो एक नेटवर्क की सूरत, स्पाइक्स का एक नेटवर्क है जो आपको नज़र आ रहा है। इसके दरमियान में स्पेसेस हैं। इस नेटवर्क को ट्रेबिकुलाई का नाम देते हैं, इन स्पाइक्स को ट्रेबिकुलाई का नाम देते हैं, और इनके दरमियान में स्पेसेस हैं, और उन स्पेसेस में आपको रेड बोन मैरो जो है वो विजिबल नज़र आ रहा है। विजिबल है आपके लिए, यानी स्पॉन्जी बोन जो है कंटेन करती है रेड बोन मैरो। स्पॉन्जी बोन की ये जो स्पेसेस हैं ये ना सिर्फ बोन मैरो के लिए एक जगह है, रेड बोन मैरो के लिए,
बल्कि इन स्पेसिस का एक और जो एडवांटेज निकलता है वो ये कि स्पॉन्जी बोन जो है ये लाइटर है डेंसिटी के हिसाब से। डेंसिटी अगर इसके देखें तो स्पॉन्जी बोन लेस डेंस है एज कम्पेयर टू कम्पैक्ट बोन। उसकी वजह कि स्पॉन्जी बोन के अंदर स्पेसेस हैं, जो ट्रेबिकुलेटेड नेटवर्क है, वह जो स्पाइक्स हैं उनके दरम्यान में खाली जगह हैं, स्पेसेस हैं, और उन स्पेसेस में बोन मैरो, रेड बोन मैरो मौजूद होता है। लेकिन उन स्पेसेस होने की वजह से जो स्पॉन्जी बोन है ये लाइटर है। एक और वजह भी है स्पॉन्जी बोन के लाइटर होने की, वो ये है कि स्पॉन्जी बोन में उस तरह से मिनरल्स मौजूद नहीं होते जिस तरह के मिनरल्स जो हैं वो कम्पैक्ट बोन के अंदर मौजूद होते हैं। ये भी एक वजह है स्पॉन्जी बोन के लाइटर होने में। एक और वजह जो है स्पॉन्जी बोन के लाइटर होने में वो स्पेसेस का मौजूद होना है। और ये जो स्पेसेस हैं स्पॉन्जी बोन में, जैसे हमने बारहा डिस्कस किया कि यहाँ पे रेड बोन मैरो मौजूद है, और रेड बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स जो हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, वो फॉर्म होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्पॉन्जी बोन है उसका कंटेंट भी मुकम्मल हुआ। तो जो बोन का ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, बोन स्ट्रक्चर का टॉपिक, इसमें हमारी पहली हेडिंग्स जनरल प्रॉपर्टीज़ थी बोन्स की, उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर में कम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन्स को डिटेल से देखा। अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, और तीसरे हिस्से में हम केमिकल जो कंपोजिशन है बोन की वो देखेंगे। अगर कंपोजिशन ऑफ बोन टिश्यू का जिक्र करें तो दो चीज़ें हैं, एक मैट्रिक्स और दूसरा सेल्स। मैट्रिक्स को ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं। ये जो बोन सेल्स है ना, बोन सेल्स में अभी थोड़ी देर में बोन सेल्स का भी जिक्र रहेगा। बोन सेल्स जो है, मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस मार्क कर लें, तो ये सेल अपने से कुछ मटेरियल जो है वो अपने आसपास सिक्रीट करता है, रिलीज़ करता है अपने अंदर से। ये मटेरियल्स जो हैं इसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं इस मटेरियल में। इसको एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कह सकते हैं, या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। यही वो मैट्रिक्स है, यही वो ग्राउंड सब्सटेंस है। अल्टीमेटली वो जो सेल्स हैं जो इस मटेरियल को सिक्रीट कर रहे हैं, इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को सिक्रीट कर रहे हैं, वो आखिरकार अपने इसी मटेरियल में, अपने इसी मैट्रिक्स में एम्बेड हो जाते हैं। और हम कहते हैं, जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम कहते हैं कि एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर एम्बेडेड सेल्स हैं। तो असल में तो इन्हीं सेल्स ने ये जो मैट्रिक्स है या एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है उसको रिलीज़ किया और उसके अंदर ये एम्बेड हो गए। तो बोन में कंपोजिशन में दो चीज़ें, मैट्रिक्स और सेल्स। तो पहले हम मैट्रिक्स पे बात करते हैं, फिर सेल्स को देखेंगे। जैसे कहा कि सेल्स जो हैं वो मैट्रिक्स में एम्बेडेड फॉर्म में मौजूद हैं। अगर ह्यूमंस में और अडल्ट ह्यूमंस में मैट्रिक्स की बात की जाए तो जो मैट्रिक्स है उसके दो हम इससे कर सकते हैं, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मैट्रिक्स के और दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अगर इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनको लिस्ट डाउन करें तो जो मैट्रिक्स का 60 to 65% जो मैट्रिक्स का 60 to 65% कंटेंट है वो इनऑर्गेनिक इन नेचर है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। और उस इनऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर मेन कंपोनेंट कौन सा है, जो चीफ या मेजर या मेन इनऑर्गेनिक मटेरियल है मैट्रिक्स का, वो नीडल लाइक क्रिस्टल्स हैं जो हाइड्रोक्सी एपिटाइट के बने हैं। हाइड्रोक्सी एपिटाइट जो है ये कैल्शियम फास्फेट की एक फॉर्म है। उसका फार्मूला यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, जिसमें कैल्शियम के 10 एटम हैं, C8, फिर जो फास्फेट है PO4, इसके 6 ग्रुप्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, उसके दो जो ग्रुप्स हैं, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होते हैं, जिसको आप C8PO4 6OH2 आप इसको प्रोनाउंस ये पढ़ सकते हैं। ये हाइड्रोक्सी एपिटाइट का केमिकल फार्मूला है, और ये हाइड्रोक्सी एपिटाइट कैल्शियम फास्फेट की एक फॉर्म है। जैसे आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपको कैल्शियम भी नज़र आ रहा है, फास्फेट भी नज़र आ रहा है, अगरचे इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है। तो ये जो हाइड्रोक्सी एपिटाइट है इसके क्रिस्टल्स हैं नीडल लाइक, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल में सबसे ज़्यादा है, ये मोस्ट कॉमन इनऑर्गेनिक मटेरियल है बोन के अंदर। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप लिस्ट बनाओ तो सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम क्लोराइड, फ्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सिट्रेट, आयंस, ऐसे मटेरियल्स जो हैं इनऑर्गेनिक वो भी मौजूद हैं इसी मैट्रिक्स के अंदर। इनऑर्गेनिक जो पार्ट है 60 to 65%,
इसका हिस्सा हैं, लेकिन मेजर कंपोनेंट आपने याद रखना है वो कैल्शियम फास्फेट की एक फार्म है। कौन सी फार्म है? हाइड्रोक्सी एपिटाइट। उसका फार्मूला रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन याद रख लें तो आपको एडवांटेज है, फ़ायदा है, एक और बेहतर डाटा या इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंस जो है वो फील करेंगे। अब इसके बाद ऑर्गेनिक मटेरियल्स का जिक्र करें तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स तकरीबन 30 to 35% होते हैं, और जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है 30% मिसाल के तौर पे, उस 30% ऑर्गेनिक मटेरियल में मैक्सिमम क्या चीज़ है? तो उस 30% मटेरियल में मैक्सिमम तकरीबन उस 30 का 90% जो है वो कोलेजन फाइबर्स हैं, और इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स भी मौजूद हैं। लेकिन वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, लाइक 30% है, 30% में मैक्सिमम जो कंपोनेंट है वो कोलेजन फाइबर है। तो हम कहते हैं कि इस 30 का 90% जो है वो कोलेजन फाइबर्स हैं, साथ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हमें देखने को मिलती हैं, और भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं इस मैट्रिक्स में। तो हमने कहा कि जो अडल्ट ह्यूमन है या इन जनरल जो बोन है उसके दो हिस्से, एक उसका मैट्रिक्स और दूसरा उसमें बोन सेल्स। मैट्रिक्स में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनको कवर किया। अब बोन सेल्स की तरफ आते हैं, और अगर आप इंट्रो से याद हो, मैं आपको वापस ले भी जाता हूँ, तो हमने यहाँ पे कहा था कि दो लर्निंग आउटकम्स हैं। पहली लर्निंग आउटकम हम कवर कर चुके। अब दूसरी लर्निंग आउटकम जिसमें कि डिफरेंट बोन्स सेल्स हैं उनके फंक्शन को एक्सप्लेन करना है, तो अब दूसरी लर्निंग जो आउटकम है उसको कवर करने जा रहे हैं, और बोन्स के जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं उनके फंक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे यहाँ पर। तो जो बोन सेल्स हैं स्टूडेंट्स, ज़ाहिर है जो बोन मैट्रिक्स अभी आपको बताया, बोन मैट्रिक्स भी असल में तो बोन सेल्स ही बनाते हैं। तो जो प्रोसेस है बोन ग्रोथ का, रिपेयर का, और नई बोन का बनना, और उसके लिए नए मैट्रिक्स का बनना, जितनी भी एक्टिविटीज़ या प्रोसेसेस आप सोच सकते हैं बोन से रिलेटेड, वो तमाम टाइप के जो प्रोसेसेस हैं वो डिफरेंट टाइप के बोन सेल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इन डिफरेंट टाइप ऑफ बोन सेल्स में हम 4 टाइप ऑफ बोन सेल्स को देखेंगे, जिसमें 3 हम कॉमनली जानते हैं। अभी हम एक चौथे का भी जिक्र करेंगे। ये जो सेल्स हैं ये मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बोन में इन्वॉल्व हैं, यानी बोन से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हैं, ग्रोथ है, रिपेयर है, वो सारी मिला के हम 2 वर्ड्स ले सकते हैं कि कुछ प्रोसेसेस हैं जो बोन मेकिंग से इन्वॉल्व हैं, से रिलेटेड हैं, और कुछ प्रोसेसेस हैं जो बोन ब्रेकिंग से रिलेटेड हैं। तो ओवरऑल ये 4 टाइप ऑफ सेल्स बोन मेकिंग और बोन ब्रेकिंग में इन्वॉल्व हैं। तो इन 4 टाइप्स में जो पहली टाइप है वो ओस्टियोजेनिक सेल्स हैं। ओस्टियोजेनिक सेल्स इनका आमतौर पर जिक्र नहीं आता है जब हम बोन सेल्स का जिक्र करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ओस्टियोजेनिक सेल्स का। ओस्टियोजेनिक सेल्स जो हैं ये स्टेम सेल्स हैं। ओस्टियोजेनिक सेल्स स्टूडेंट्स स्टेम सेल्स हैं, और स्टेम सेल्स हम किन सेल्स को बोलते हैं? हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पे स्टेम सेल्स मौजूद हैं। स्टेम सेल्स उनको कहते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के नए सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सादा से ये है कि स्टेम सेल्स कोई आप कह लो कि ख़ास टाइप ऑफ सेल्स नहीं है, या आप कह लो ये इमेच्योर सेल्स हैं, या आप कह लो कि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। बेटर वर्ड है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं स्टेम सेल्स। ये डिवाइड होने की सलाहियत रखते हैं, और डिवाइड होकर ये मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो फॉर्म कर सकते हैं। स्टेम सेल्स के भी आगे डिफरेंट तरह के टाइप्स हैं। बहरहाल ये जो ओस्टियोजेनिक सेल्स हैं ये अपनी नेचर में देखें तो ये स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपको एंडोओस्टियम में मिलेंगे, पेरीओस्टियम की जो लेयर है उसमें मिलेंगे। और इन जो स्टेम सेल्स हैं, ओस्टियोजेनिक सेल्स हैं, इनका फंक्शन क्या है? तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, जैसे आपको बताया, इनमें डिवाइड होने की एबिलिटी है। और ये जो ओस्टियोजेनिक सेल्स हैं ये डिवाइड होकर ओस्टियोब्लास्ट जो है वो फॉर्म करते हैं। ओस्टियोब्लास्ट ये अभी हम देखने जा रहे हैं, ये बोन सेल्स हैं ओस्टियोब्लास्ट, और ये ओस्टियोब्लास्ट कहाँ से आ रहे हैं? ओस्टियोजेनिक सेल्स है। तो आप कह सकते हो कि ओस्टियोजेनिक सेल्स स्टेम सेल्स हैं, और ये डिवाइड होकर ओस्टियोब्लास्ट बनाते हैं, या न्यू टाइप ऑफ सेल्स ओस्टियोब्लास्ट फॉर्म करते हैं। ओस्टियोब्लास्ट का अगर हम जिक्र करें स्टूडेंट्स, तो ओस्टियोब्लास्ट ये बोन फार्मिंग सेल्स हैं। दीज आर नोन एज बोन फार्मिंग सेल्स, ओस्टियोब्लास्ट। जहाँ नई बोन बननी है, अगर कहीं फ्रैक्चर हो गया, बोन टूट गई है, उसकी जगह नई बोन बननी है, या पुरानी बोन है उसको ख़त्म करके उसकी जगह नई बोन बनानी है,
तो नई बोन बनाने का काम जो है वो ओस्टियोब्लास्ट का है, इसलिए इनको बोन फार्मिंग सेल्स का नाम देते हैं। इनके फीचर्स में एक तो ये कि ये मोनोन्यूक्लिएटेड है, यानी ओस्टियोब्लास्ट जो सेल है इस सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है, मोनोन्यूक्लिएटेड है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये आपको उस जगह पे मिलेंगे जहाँ बोन की ग्रोथ हो रही है या जहाँ बोन की रिपेयरिंग हो रही है। तो ज़ाहिर है ओस्टियोब्लास्ट ने चूँकि बोन फार्मिंग करनी है उसी जगह पे इन्हें होना चाहिए जहाँ ग्रोथ या रिपेयरिंग की ज़रूरत है। ये सेल्स ओस्टियोब्लास्ट ये अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस रिलीज करते हैं, यानी कि कोलेजन रिलीज करते हैं। कोलेजन क्या है? कोलेजन प्रोटीन है, इसकी कई टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप है कोलेजन टाइप 1। तो ये जो ओस्टियोब्लास्ट हैं ये ओस्टियोब्लास्ट कोलेजन टाइप 1 को फॉर्म कर रहे हैं। कोलेजन टाइप 1 अनमिनरलाइज्ड है क्योंकि कोलेजन प्रोटीन का बना हुआ प्रोटीनियस ये सब्सटेंस है, ये फाइब्रस प्रोटीन है, यानी कोलेजन फाइबर कह लो आप। तो आप यूँ कह सकते हो कि ये सेल्स जो हैं जो ओस्टियोब्लास्ट हैं ये कोलेजन फाइबर्स फॉर्म करते हैं, और कोलेजन फाइबर्स किसके? कोलेजन टाइप 1 के। और ये चूँकि प्रोटीनियस है तो उसमें मिनरल्स तो नहीं है, तो अनमिनरलाइज्ड। तो ओस्टियोब्लास्ट ये इस कोलेजन टाइप 1 को सिंथेसाइज करेंगे, सिक्रीट करेंगे, और ये कोलेजन टाइप 1 के जो फाइबर्स हैं डेफिनेटली ये अनमिनरलाइज्ड हैं और ये ग्राउंड सब्सटेंस हैं क्योंकि इन्होंने मैट्रिक्स बनाना है। अभी मैंने आपको बताया कि जो मैट्रिक्स है असल में बोन सेल्स ही तो फॉर्म करते हैं। तो कौन से सेल्स जो हैं मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं? तो ये जो ओस्टियोब्लास्ट हैं जिनको बोन फार्मिंग सेल्स कह रहे हैं, यही बोन फार्मिंग सेल्स ओस्टियोब्लास्ट जो हैं यही अपनी सराउंडिंग में ये मटेरियल सिक्रीट करते हैं और ये मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं अपनी सराउंडिंग में। जब ओस्टियोब्लास्ट अपनी सराउंडिंग में ग्राउंड सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे हैं या मैट्रिक्स सिक्रीट कर रहे हैं या अपनी सराउंडिंग में मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो उसके अंदर ये एम्बेड हो जाते हैं अपनी ही सराउंडिंग में, मैट्रिक्स रिलीज करके ग्राउंड सब्सटेंस रिलीज करके सिक्रीट करके उसके अंदर ये खुद फंस जाते हैं, एम्बेड हो जाते हैं। और जब उसके अंदर एम्बेड हो जाते हैं तो अब ये ओस्टियोब्लास्ट से एक नई टाइप ऑफ बोन सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको हम ओस्टियोसाइट का नाम देते हैं। ओस्टियोसाइट्स आर द मैच्योर बोन सेल्स, और ओस्टियोसाइट जो मैच्योर बोन सेल्स हैं असल में ओस्टियोब्लास्ट ही से डिराइव्ड हैं। ओस्टियोब्लास्ट अपनी सराउंडिंग में मैट्रिक्स बनाएगा और मैट्रिक्स बनाने के बाद ये एक नई टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि ओस्टियोसाइट है। तो जब स्टूडेंट्स ओस्टियोब्लास्ट जो है ओस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो गए तो अब एज ए ओस्टियोसाइट वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे? उन्होंने सिक्रीट किया अपनी सराउंडिंग में मैट्रिक्स और वो मैच्योर होकर ओस्टियोसाइट बन गए। अब जब ओस्टियोसाइट वो बन गए हैं तो उनका काम है कि जो बोन बन गई है, जो मैट्रिक्स बन गया है, अब उसकी हेल्थ को मेंटेन करें, उसमें किसी तरह का अप डाउन ना आने दें, जो हेल्दी कंपोजिशन है, नॉर्मल कंपोजिशन है, उसको मेंटेन किया जाए। इसके लिए डिफरेंट तरह के एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ये जो मिनरल कंटेंट है बोन के अंदर उसकी प्रेजेंस को, उसकी कंपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट तरह के मटेरियल्स ये सिक्रीट करते हैं। यानी आप इसको यूँ कह सकते हो कि ओस्टियोसाइट ने जो मैट्रिक्स है सराउंडिंग में उसकी कंपोजिशन को मेंटेन करना, उसकी हेल्थ को मेंटेन करना है, खा उसमें मिनरल से रिलेटेड बात हो या उसमें प्रोटीन फाइबर से रिलेटेड बात हो, मैट्रिक्स की हेल्थ को, मैट्रिक्स की नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करने का काम जो है वो ओस्टियोसाइट का है। और असल में ओस्टियोसाइट कभी ओस्टियोब्लास्ट थे, और जब ये ओस्टियोब्लास्ट थे तो इन्होंने ही वो मैट्रिक्स बनाया था, उसके बाद ये मैच्योर होकर ओस्टियोसाइट बन गए और अब ये उसी अपने बनाए गए माजी के बनाए गए मैट्रिक्स की हेल्थ को, नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करते हैं थ्रू डिफरेंट सिक्रीशंस जिसमें के एंजाइम्स भी हैं और मटेरियल्स भी हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कैल्शियम आयंस की ज़रूरत होती है। तो ब्लड में इन कैल्शियम आयंस की एक सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए। जब कभी किसी वजह से ब्लड के अंदर वो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में भेजा जाता है। तो बोन से कैल्शियम को निकाल के जो ब्लड में भेजने का काम है उसको भी यही ओस्टियोसाइट जो है वो रेगुलेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कैल्शियम का रिलीज़ है बोन टिश्यू से ब्लड में, उस रिलीज़ को कैल्शियम के बोन से ब्लड में जाने को भी ओस्टियोसाइट देख रहे होते हैं।
कंट्रोल कर रहे होते हैं। ओस्टियोसाइट्स जो हैं इनसे डिफरेंट तरह की एक्सटेंशंस निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, और ये एक्सटेंशंस, ये ब्रांचेस जो सराउंडिंग में बाकी जो सेल्स हैं, ओस्टियोब्लास्ट हैं, बाकी जो ओस्टियोसाइट्स हैं, उनके साथ ये एक्सटेंशंस की मदद से कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ एक नेटवर्क बनाते हैं और उनकी फंक्शनिंग को या उनके रोल को असिस्ट करते हैं या उनके फंक्शनिंग या उनके रोल को मॉडिफाई करते हैं। तो ज़रूरी है उनके जो बोन सेल्स हैं उनके दरम्यान में एक कम्युनिकेशन रहे, तो उसके लिए ओस्टियोसाइट्स एक्सटेंशंस या ब्रांचेस बनाते हैं। अभी डायग्राम में भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप रिकॉग्नाइज कीजिएगा इनके ओस्टियोसाइट्स जो हैं इनकी ब्रांचेस हैं, इनकी एक्सटेंशंस हैं जो कि कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जब कभी बोन के ऊपर बोन को आप मॉडिफाई करना चाहें, बोन मॉडिफाई करने का मतलब है कि आप एक तरह से अपनी बॉडी को मॉडिफाई कर रहे हैं, ख़ास तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल लोड पड़ता है, मैकेनिकल स्ट्रेस आती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कुछ गेम्स हैं जैसे कि वेट लिफ्टिंग है। वेट लिफ्टिंग में जो प्लेयर है उसने अपनी बॉडी को ट्रेन करना है कि वो लोड को उठाए, वेट को उठाए। तो जब वो वेट को या लोड को उठाता है ना बच्चों, तो उस वक़्त उसकी बोन्स पे कुछ जगहों पे स्ट्रेस पड़ती है, जिसको मैकेनिकल स्ट्रेस मैकेनिकल लोड स्ट्रेस कह सकते हो, सिंपल स्ट्रेस कह सकते हो। अब जो वेट लिफ्टिंग से जो बोन्स के कुछ रीजन्स पे जहाँ वो स्ट्रेस पड़ रही है, उस स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करने का काम जो है वो भी इन्हीं ओस्टियोसाइट्स का। ये उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ओस्टियोसाइट्स उस तरफ अपना नंबर बढ़ा देते हैं, यानी ओस्टियोसाइट्स जो हैं उस तरफ मूव कर जाते हैं, उस तरफ मिनरल्स डेपोजिशन को बढ़ा देते हैं, उस तरफ जो प्रोटीनियस कंटेंट है उसको बढ़ा देते हैं, ताकि जहाँ जिस रीजन पे वो वेट लिफ्टिंग की जो ट्रेनिंग हो रही है उससे जिस बोन के जिस रीजन पे स्ट्रेस पड़ रही है उधर जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, उस रीजन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये ना हो कि बाद में उस जगह पे फ्रैक्चर हो जाए। तो ओस्टियोसाइट इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे वो और मिनरल्स ऐड करते हैं और जो है आप कह लो प्रोटीनियस कंटेंट ऐड करते हैं, इनऑर्गेनिक कंटेंट ऐड करते हैं, ताकि जिस जगह पे स्ट्रेस पड़ रही है उस जगह को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, उसको फ्रैक्चर से बचाया जा सके। फिर चौथी टाइप के जो सेल्स हैं वो ओस्टियोक्लास्ट हैं। स्टूडेंट्स, ओस्टियोक्लास्ट जो हैं ये आप कह लो कि उल्टा काम करते हैं ओस्टियोब्लास्ट के मुकाबले में। ओस्टियोब्लास्ट अगर बोन फार्मिंग सेल्स हैं तो ओस्टियोक्लास्ट बोन ब्रेकिंग सेल्स हैं, ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स हैं। अब आप ये एतराज़ कर सकते हैं कि भाई जब बोन बन गई है तो उस बोन को तोड़ने वाले सेल्स की क्या ज़रूरत है भाई। तो ओस्टियोक्लास्ट का होना ज़रूरी है दो रीज़न से। बोन्स को डिसॉल्व करने वाले, ब्रेक करने वाले सेल्स बोन में क्यों होने चाहिए, इसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो जब कभी फ्रैक्चर हो जाए, जब कभी बोन टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो उस जगह पे स्टूडेंट्स जहाँ फ्रैक्चर हुआ है तो जो बोन का पार्ट टूट गया है वहाँ पे जो मलबा आया है, जो डेब्रिस है, उसको तो टिकाने लगाना है ना। तो वो जो टूटा हुआ पार्ट है, फ्रैक्चर पार्ट है, वहाँ जो मलबा है, आप कल को बिल्डिंग टूट जाती है तो उसका डेब्रिस है, कोई गाड़ी ख़राब हो गई, टूट गई, एक्सीडेंट हो गया तो वो ख़राब हो गई, वो जो ख़राब पोर्शन है उसको तो हटाना है ना। तो ओस्टियोसाइट्स उस जगह पे आएंगे और वो जो डैमेज पोर्शन है उसको ब्रेक कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, और फिर ओस्टियोब्लास्ट उस जगह पे आके नया मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म करेंगे, ताकि वो रिपेयरिंग का प्रोसेस जो है वो, हीलिंग का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो सके। फिर एक और वजह से भी ओस्टियोक्लास्ट की ज़रूरत है। वो वजह क्या है, वो वजह यह है कि बोन्स जो हैं उनके हिस्से पुराने होते रहते हैं, और जो हिस्से, जो पार्ट्स बोन के पुराने होते रहते हैं उनको ख़त्म करके उनकी जगह न्यू पार्ट्स जो हैं वो डेवलप करना है। यानी यूँ कह लो कि बोन्स उनके हिस्से जो पुराने हो गए अब वो वीक हो सकती है बोन, और बोन वहाँ पे वीक है तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ गए हैं। तो ओस्टियोक्लास्ट का काम है कि वो जो वीक एरियाज़ हैं, ओल्ड एरियाज़ हैं बोन के, उनको रिमूव करे, वहाँ से बोन के मैट्रिक्स को डिसॉल्व करे, रिमूव करे, और ओस्टियोब्लास्ट वहाँ पे आके दोबारा से मैट्रिक्स जो है वो बना दे, ताकि वो जो पुरानी बोन है वो न्यू बोन से रिप्लेस हो जाए, या ओल्ड पार्ट ऑफ बोन जो है वो न्यू पार्ट ऑफ बोन से
रिप्लेस हो जाए, ताकि बोन की जो नॉर्मल हेल्थ है, नॉर्मल जो उसकी हेल्थ या कंडीशंस हैं या जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रखी जा सके। तो ओस्टियोक्लास्ट जो हैं ये बोन रिजॉर्प्शन में और बोन ब्रेकडाउन में अपना रोल प्ले करते हैं। बोन रिजॉर्प्शन क्या है कि वो जो बोन टिश्यू है उसको रिमूव किया जाए, मैट्रिक्स से जो मिनरल्स हैं उनको रिमूव किया जाए, जो ऑर्गेनिक पार्ट है बोन का उसको रिमूव किया जाए, और जो ये सारा कंटेंट जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैट्रिक का जो कंटेंट है इसको रिमूव किया जा रहा है। तो उसमें से जो कैल्शियम और फास्फेट और बाकी मिनरल्स हैं ओस्टियोक्लास्ट उन कैल्शियम और फास्फेट और बाकी मिनरल्स को ब्लड की तरफ भेज देते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको बोन रिजॉर्प्शन का नाम दिया जाता है। और मैंने आपको बताया इंट्रो में यही कि ओस्टियोक्लास्ट का 2 रीजंस की वजह से होना ज़रूरी है। तो उसमें से एक तो ये है कि जहाँ पे बोन रिपेयर है तो जो पुराना डैमेज पार्ट है उसको रिमूव किया जाए, और दूसरा जो ओल्ड पार्ट्स हैं बोन के उनको रिमूव किया जाए, उसकी जगह न्यू पार्ट्स जो हैं वो बोन के फॉर्म किए जा सकें, ताकि जो हेल्थ है, स्ट्रेंथ है बोन की वो मेंटेन रखी जा सके। अब इन चारों टाइप के जो सेल्स हैं उसको डायग्राम में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें लाइक ये जो ओस्टियोक्लास्ट हैं ये अपने ओरिजिन में किस तरह के हैं, इसमें दिलचस्प बात है। एक तो ये मल्टी न्यूक्लिएट है। मल्टी न्यूक्लिएट होने का मतलब है कि ये एक सेल जो है ओस्टियोक्लास्ट, इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, मल्टीपल न्यूक्लियस हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएट हैं। फिर जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में आपने फैगोसाइटोसिस पढ़ा और आपने देखा कि फैगोसाइटोसिस के लिए जो सेल्स हैं वो फैगोसाइट्स कहलाते हैं, और जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं ये भी उन्हीं की तरह हैं। इनका जो वर्किंग मैकेनिज़्म है ओस्टियोक्लास्ट का ये बिल्कुल फैगोसाइटिक सेल्स की तरह मैच करता है, मैक्रोफेजेस की तरह मैच करता है, क्योंकि मैक्रोफेजेस ही तो जो है फैगोसाइटिक सेल्स हैं, तो मैक्रोफेज की तरह ये काम करते हैं, इनका वर्किंग मैकेनिज़्म है। और जब इनके ओरिजिन को हम देखते हैं तो गैस करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो मैक्रोफेजेस हैं वो मोनोसाइट्स से बनते हैं। मैक्रोफेजेस जो हैं ये पढ़ चुके हैं हम फर्स्ट ईयर में कि जो मैक्रोफेजेस हैं वो किससे बनते हैं, मोनोसाइट्स से। तो अगर ये जो ओस्टियोक्लास्ट है, ओस्टियोक्लास्ट भी मैक्रोफेजेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो हम फिर आसानी से गैस कर सकते हैं कि ओस्टियोक्लास्ट भी किससे डिराइव्ड है, मोनोसाइट्स से डिराइव्ड है। तो मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो हैं वही मॉडिफाई होके, मोनोसाइट्स मॉडिफाई होके ओस्टियोक्लास्ट की फॉर्म अब जो है ओस्टियोक्लास्ट का जो फंक्शन है वो अचीव कर लेते हैं या ओस्टियोक्लास्ट बन जाते हैं। आसान लफ्ज़ों में ओस्टियोक्लास्ट जो हैं वो मोनोसाइट्स ही थे कभी, जो कि बाद में मॉडिफाई होके डिफ्रेंशिएट होके क्या बन गए हैं, वो एक नई टाइप ऑफ सेल बन गए बोन के अंदर आके, और हम उनको नाम दे रहे हैं ओस्टियोक्लास्ट का। काम इनका उसी तरह का है जिस तरह मैक्रोफेजेस काम करते हैं, खाते पीते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं चीज़ों का, वैसे ही ये ओस्टियोक्लास्ट भी ब्रेक डाउन करते हैं बोन कंटेंट का। और इनकी लोकेशन कहाँ हो सकती है, जो ओल्ड पार्ट्स हैं बोन के, जहाँ पे ओल्ड पार्ट्स को रिप्लेस करना है न्यू पार्ट्स है, तो उस ओल्ड पार्ट को रिमूव करना होगा, वहाँ ओस्टियोक्लास्ट होने चाहिए। जो इंजर्ड पार्ट है, डैमेज पार्ट है बोन का, फ्रैक्चर्ड पार्ट है, वहाँ पे इनको होना चाहिए। डायग्राम्स इन चारों की देख लें स्टूडेंट्स। तो ओस्टियोजेनिक सेल्स से, स्टेम सेल से अगर हम आगाज़ लें, ये इनकी शेप है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि फेडरल बोर्ड में आपको डायग्राम दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आप आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा है। तो ये एमसीक्यू हो सकता है कि एक शेप दे दी जाए और आगे ये 4 ऑप्शंस और आपसे कहा जाए कि ये कौन सा बोन सेल है। तो ओस्टियोजेनिक सेल, फिर उसके एक तरफ ओस्टियोक्लास्ट आप देख रहे हैं, छोटी छोटी सी आप देख सकते हो, यहाँ पे इनकी एक्सटेंशंस हैं स्मॉल। और ओस्टियोसाइट को देखो कि जो मैच्योर बोन सेल्स हैं इनकी काफ़ी जो है वो लंबी ब्रांचेज हैं, ज़्यादा ब्रांचेज हैं, लंबी हैं, जिनको आप एक्सटेंशंस भी कह सकते हैं, कि जो बोन टिश्यू को मेंटेन करते हैं। ओस्टियोब्लास्ट में बोन फार्मिंग सेल्स हैं, इनकी उस तरह की एक्सटेंशंस नहीं है। तो चारों तरह के जो बोन सेल्स हैं आपने इनको याद रखना है, इनकी शक्ल दिमाग में बिठा दें, ताकि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग में आ जाए या एमसीक्यू में, तो आप इनको आइडेंटिफाई कर सकें। अब हम आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं। इस लेक्चर के आखिरी जो हिस्सा है वो कंपैरिजन है बोन और कार्टिलेज का। ये भी लर्निंग आउटकम में एक चीज़ थी कि हम
बोन के स्ट्रक्चर को समझ लेने के बाद कार्टिलेज के साथ इसको कंपेयर करें तो यहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉल हो जाएंगी और कार्टिलेज से भी रिलेटेड आप कंटेंट सीख लोगे। तो सबसे पहले नेचर, तो बोन जो है स्टूडेंट्स हार्ड है अपने नेचर में, कार्टिलेज सॉफ्ट है। सेल टाइप्स देखें तो जो बोन है उसके अंदर आपको मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं, ये चारों जिनका अभी ऊपर हमने जिक्र किया, जबकि कार्टिलेज के अंदर आपको सिंगल टाइप ऑफ सेल देखने को मिलता है और वो सिंगल टाइप ऑफ सेल कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की जहाँ तक बात है तो बोन चूँकि हार्ड है तो ये इनफ्लेक्सिबल है और जो कार्टिलेज है उसका जो मैट्रिक्स है वो फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये मैट्रिक नहीं है, यहाँ पे जो वर्ड है वो मैट्रिक्स है। तो जो मैट्रिक्स है बोन का वो इनफ्लेक्सिबल है और कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो है स्टूडेंट फ्लेक्सिबल। फिर ब्लड वेसल्स का जिक्र किया जाए मौजूद हैं या नहीं है, तो बोन जो है बोन वैस्कुलर है, यानी बोन के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने कम्पैक्ट बोन के अंदर देखा कि हवर्शन सिस्टम मौजूद है, हवर्शन कैनाल्स हैं जिनके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। कार्टिलेज जो है वो ए वैस्कुलर है, ए विदाउट वैस्कुलर वेसल्स। कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट नहीं करती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कार्टिलेज के अंदर आपको हवर्शन सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। पांचवा जो हमारा फैक्टर है वो है नर्व्स। तो जो बोन्स हैं ये न्यूरल हैं। बोन्स न्यूरल होने का मतलब है कि बोन्स के अंदर नर्व्स मौजूद हैं। अगेन हवर्शन सिस्टम के अंदर जहाँ वेसल्स हैं वहीं नर्व्स भी रन करती हैं, जबकि कार्टिलेज जो है वो ए न्यूरल है, ए न्यूरल विदाउट नर्व्स, क्योंकि इसमें हवर्शन सिस्टम नहीं होता कार्टिलेज में, तो ना ब्लड वेसल्स इसमें पेनिट्रेट करती हैं ना ही कार्टिलेज के अंदर नर्व्स पेनिट्रेट करती हैं। जहाँ तक बात मिनरल्स की है तो बोन के अंदर हमने देखा मिनरल्स डेपोजिशन है, मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, जबकि कार्टिलेज के अंदर मिनरल्स की डेपोजिशन नहीं होती। यहाँ से एक और चीज़ भी आप निकाल सकते हो कि चूँकि मिनरल्स की डेपोजिशन है बोन में, यही वजह है कि बोन जो है वो ज़्यादा डेंस होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। कार्टिलेज में चूँकि मिनरल डेपोजिशन नहीं है तो कार्टिलेज की जो डेंसिटी है वो कम है। कोलेजन दोनों में है, कार्टिलेज और बोन में, लेकिन टाइप का फ़र्क है। बोन के अंदर आपको ज़्यादा टाइप 1 का कोलेजन देखने को मिलता है और कार्टिलेज में आपको मेनली टाइप 2 कोलेजन देखने को मिलता है। फिर कोलेजन फाइबर्स की जो पैकिंग है उसका भी फ़र्क है। बोन के अंदर जो है वो कोलेजन फाइबर्स डेंसली पैक्ड हैं। कोलेजन फाइबर्स के दरमियान में स्पेसेस बहुत थोड़ी हैं, ना होने के बराबर है, डेंसली पैक्ड हैं। और अगर आप कार्टिलेज को देखो तो वहाँ कार्टिलेज के अंदर कोलेजन फाइबर्स तो हैं लेकिन लूजली पैक्ड हैं। ये एक और फैक्टर है जो कार्टिलेज को लेस डेंस बनाता है और बोन को डेंसर बनाता है या बोन्स की डेंसिटी में इजाफा लेके आता है। नंबर 9 पे अगर एक्सटर्नल कोटिंग का जिक्र करें तो जो स्टूडेंट बोन है उसके बाहर भी एक एक्सटर्नल कवरिंग कोटिंग मौजूद है जिसको पेरियोस्टियम कहते हैं। कार्टिलेज के बाहर भी एक कवरिंग कोटिंग मौजूद है लेकिन वो पेरिकॉन्ड्रियम है, वो पेरियोस्टियम नहीं है, पेरिकॉन्ड्रियम। नंबर 10 पे रीशेपिंग को रीमॉडलिंग भी कह सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैं जो ऊपर आपको बता रहा था कि भाई हमारी जो बोन्स हैं ना, बोन्स में जो पुराने पार्ट्स हैं वो ख़त्म होते रहते हैं और उसकी जगह नई बोन जो है वो आती रहती है। जो ओल्ड पार्ट्स ऑफ बोन आर रिप्लेस्ड विद न्यू पार्ट्स ऑफ बोन, इसी को रीशेपिंग या रीमॉडलिंग का नाम देते हैं। ये जो रीशेपिंग या रीमॉडलिंग है ये बोन के अंदर तो मौजूद है, बोन्स कॉन्स्टेंटली रीशेप होती हैं, रीमॉडल होती हैं, लेकिन कार्टिलेज के अंदर रीशेपिंग या रीमॉडलिंग का जो फिनोमेनन है वो नहीं है। और नंबर 11 पे लास्ट पे हम रोल देखें, फंक्शन देखें, तो जो बोन्स हैं ये स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं बॉडी को और जो कार्टिलेज है ये बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये 11 फैक्टर्स को लेके हमने कंपेयर किया, तो ये एक अलग से ज़बरदस्त किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट में कंपैरिजन आ सकता है, एमसीक्यूज में इवन कंपैरिजन आ सकता है। तो इसको अच्छे तरीके से आप याद कीजिएगा। हमने इस लंबे से लेक्चर में बहुत सारी बातें की हैं। कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई क्वेरी हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछेगा। वीडियो को लाइक करना है, फैलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।